बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा लेक्चर है हमारा एवरीडे साइंस का। पहले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम को देखा था। आज के दूसरे लेक्चर में हम अर्थ, मून और सन का रिलेशनशिप देख लेते हैं। साथ में हम सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स को देख लेते हैं कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण में क्या होता है। क्या किस तरह, मतलब क्या पोजीशन बन जाती है सूरज, ज़मीन और चांद की, जिसकी वजह से ये दो फिनोमिना होते हैं। और आखिर में एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, जो बाकी आबो हवा है, ये किस तरह होती है। मतलब हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, तो ज़मीन के ऊपर जो ब्लैंकेट है हवा का, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट गैसेस की और टेम्परेचर वगैरह की। तो शुरू करते हैं। देखें, ये सोलर सिस्टम है। मैंने इसमें कल भी आपको बताया था कि मरकज़ जो है सोलर सिस्टम में सन है और उसके गिर्द डिफरेंट प्लैनेट हरकत कर रहे हैं। यहाँ हम चूंकि आज स्पेसिफिकली अर्थ को देख रहे हैं, तो ये सन और ये अर्थ उसके गिर्द हरकत कर रही है और उसके गिर्द ये मून है। ठीक है। ये तीनों जो हैं रिलेटिव मोशन के अंदर है। सन भी रोटेट करता है। सन रोटेट करता है मिल्की गैलेक्सी के वे, कल मैंने आपको बताया था। अर्थ भी रोटेट करती है। रोटेट भी करती है और रेवोलेट भी करती है। गोल गोल ये जो है घूमती भी है, और साथ में घूमने के साथ इस तरह भी घूमती है, यूं। वैसे भी घूम रही है यूं, खड़ी खड़ी। आवाज नहीं आ रही है इनको। बाकियों को आवाज आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम बताइएगा। हैदर को वॉइस नहीं आ रही थी, बाकी आ रही है। हैदर का एक अपना मसला था, ठीक हो गया। इसमें मैं बता रहा था कि ये रोटेट भी करता है और रेगुलेट भी करती है जमीन। इसी तरह मून, वो भी इस तरह ही करता है कि रोटेट भी करता है और रेगुलेट भी करता है। अब अर्थ जब इसके गिर्द घूमेगी, सूरज के गिर्द, तो ये अपना एक चक्कर जो मुकम्मल करेगी वो 365 दिन में मुकम्मल करती है। ये अर्थ है, ये इस तरह रोटेट करती है इसके गिर्द। यहाँ से घूम के इसने आना है, और यहाँ तक जब इसने वापस पहुंचना है तो इसको कितने दिन लगने हैं? 365 दिन लगने हैं। 365, स्पेसिफिकली 365.25 डेज लगते हैं। 365.25, ठीक है। और वो नेग्लिजिबल हम कर देते हैं 0.25 को। 4 साल बाद जो 0.25 इकट्ठे होते हैं, 0.25, 0.25, 4 साल बाद ये जब 4 से मल्टीप्लाई करें 0.25 को, तो बनेगा एक। मतलब एक दिन का इजाफा होना चाहिए हर 4 साल बाद। यही वजह है कि फरवरी का जो महीना होता है, हर 4 साल बाद उसमें एक दिन का, वैसे 28 दिन का होता है, लेकिन 4 साल बाद 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि 365.25 दिन होते हैं। अशारिया 25 को आम दिनों में या आम सालों में नहीं गिनते। कैलेंडर के अंदर मसला आएगा, अशारिया 25 कैसे डालें। तो वो 4 साल बाद एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा फरवरी के अंदर 29 दिन का डाल देते हैं। तो ये 365 दिन में इसके गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है। और ये जब चक्कर मुकम्मल करती है, तो इसकी वजह से सीजन बनते हैं, मौसम, सीजनल चेंजेस आती हैं। देखें, जब ये यहाँ पे जमीन होगी तो कोई और जो है वो मौसम होगा। यहाँ आ जाएगी, कोई और मौसम हो जाएगा। इस तरह ये 4 लोकेशंस पे जब डिफरेंट आती है, तो 4 मौसम, बेसिकली 4 मौसम होते हैं। ठीक है। तो वो इसकी वजह से होते हैं, जो जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। और क्योंकि वो डिस्टेंस और साइड वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं, इधर पाकिस्तान है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान था, जमीन जो है वो रोटेट की, इधर आ गया पाकिस्तान रोटेट करते हुए। आगे जब रोटेट हुई तो इस तरफ आ गया। पहले देखें, सन की डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ रही थी। जब डायरेक्ट पाकिस्तान पे लाइट पड़ रही थी, तो इसका मतलब है कौन सा मौसम होगा? गर्मियां होंगी। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी तिरछी हो गई, फुल लाइट नहीं आ रही, कोई खजां या बाहर का मौसम होगा। अब पाकिस्तान की साइड इधर हो गई है, तो फिर ये विंटर का मौसम हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरह रिलेटिव जो है वो मौसम चेंज होते हैं जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सीजनल चेंजेस तब आती हैं। इसके अलावा जमीन गोल गोल भी घूमती है। ये जमीन है ना, ये देखिए, ये ऊपर 24 आवर लिखा भी हुआ है। 24 घंटों में जमीन घूमती है और एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये जो चक्कर अपने ही गिर्द मुकम्मल करती है, इसकी वजह से डे एंड नाइट्स बनते हैं। डे एंड
नाइट्स। ठीक है, अब डे एंड नाइट्स कैसे बनेंगे? ये सूरज जिसके सामने है, जो पार्ट सामने है जमीन का, उधर सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां पे डे होगा। लेकिन ये चूंकि जमीन भी रोटेट कर रही है गोल गोल, तो वो हिस्सा जो इस तरफ होगा वहां पे नाइट आ जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल आपने याद रख, कंप्लीट करती है 24 घंटे में, वो वजह बनती है दिन और रात के बनने की। जो हिस्सा सूरज की तरफ हो जाता है वहां पे दिन हो जाता है, जो अपोजिट हो जाता है वहां पे रात हो जाती है। ये एक दिन की कहानी है, दिन रात चेंज होने की। और जो सीजन चेंज होते हैं वो क्यों चेंज होते हैं? जमीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है। सूरज के गिर्द जब वो घूमती है वो 365 दिन में घूमती है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पे समर आ जाती है, जो हिस्सा दूर होता है वहां पे विंटर आ जाती है। इस तरह ये इनका फंक्शन बन जाता है। अच्छा, अब देखिएगा, ये जमीन और सूरज का रिलेशन हमने देख लिया। अब मून का देखते हैं। जो मून है वो जमीन के गिर्द हरकत कर रहा है, चांद। ये चांद जो अपना सर्कल है वो 28 दिन में कंप्लीट करता है जमीन के गिर्द। ऐसे ये गोल गोल घूमेगा, फिर वापस इस जगह पे आ जाएगा। ऐसे अब चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चांद पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकता है, जिसकी वजह से जब वो मतलब ये कभी हमें चांद का कुछ हिस्सा नजर आता है, बारीक नजर आता है चांद, कभी आधा चांद नजर आता है, कभी पूरा चांद नजर आता है। वो किस वजह से होता है कि चांद की लोकेशन क्या है। जब वो यहाँ सूरज के सामने है पूरे का पूरा, ठीक है, यहाँ पे पूरा मतलब लाइट इस तरह पड़ेगी, जब वो पूरा है तो वो पूरा चांद नजर आएगा, जब थोड़े हिस्से पड़ेगी तो थोड़ा नजर आएगा। इस तरह वो रोटेशन करता करता जमीन के गिर्द 28 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। हमारा जो मुस्लिम्स का कैलेंडर है वो ल्यूनर कैलेंडर होता है, मून की रोटेशन के ऊपर होता है। ठीक है, जिसे ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम। ये तो इनकी रोटेशन होगी ना, एक दूसरे के कंपैरेटिव किस तरह ये रोटेट कर रहे हैं। इनकी रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये इस तरह लगाएं तो इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। जी, अब देखिएगा ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है। ल्यूनर जो है, ल्यूना कहते हैं चांद को, कल के लेक्चर में भी हमने देखा था। तो ल्यूनर से मुराद होगा चांद ग्रहण। अब चांद ग्रहण क्यों हो जाता है? ये आ गया जी सूरज, सन, ये लाइट डाल रहा है, ऐसा मौका बने कि ये जमीन है और चांद इसके बिल्कुल पीछे आ जाए। अब सूरज चांद कब चमकता है? जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। अब चांद ग्रहण लफ्ज से ही पता चल रहा है कि चांद ग्रहण, चांद को ग्रहण लग गया है, वो रोशन नहीं है। तो वो कब पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है, वैसे मैंने आपको बताया जो मून है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है जमीन के गिर्द ऐसे। ये एक वो वक्त आए जब जमीन के वो बिल्कुल पीछे हो और रोशनी ना पड़ रही हो सूरज की चांद पे, तो उस मौके को हम क्या कहेंगे? चांद ग्रहण कहेंगे। ठीक है, और इसमें दो बन जाते हैं जो हैं होल। कुछ जो रोशनी है चांद की, जैसे ये पड़ रही है ना सूरज की ऐसे, वो रिफ्रैक्ट होके पहुंच ही जाएगी चांद तक। जो बिल्कुल पीछे हिस्सा होगा जमीन का, वहां पे बिल्कुल डार्कनेस होगी। बाकी ऊपर से कुछ जो है रोटेट करके रोशनी पहुंच जाएगी। तो वो जरा कुछ चांद का जो हिस्सा है वो रेड रेड कलर का फिर भी नजर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है चांद ग्रहण, कि चांद तक रोशनी नहीं पहुंच रही, सूरज की और जमीन दरमियान में आड़े आ गई है। यहाँ भी देख लीजिएगा दोबारा इसको, वही चीज है। ये सूरज हो गया, बेसिकली इसने रोशनी चांद के ऊपर डालनी थी तो चांद ने चमकना था। लेकिन पोजीशन ये आ गई कि ये जमीन के गिर्द घूमता घूमता ऐसी लोकेशन पे आ गया जहां बिल्कुल ही जो है जमीन के पीछे है ये, इस तक रोशनी नहीं पहुंच पा रही। कुछ रोशनी स्कैटर्ड होके पहुंच रही है ये जमीन से टकरा के यहाँ तक। ये ऐसे हल्की हल्की रोशनी जहां तक पहुंच रही है, जहां तक हल्की हल्की रोशनी पहुंचती है
उसको प्यूनम्ब्रा कहते हैं, और जहां बिल्कुल डार्कनेस है उसको अम्बरा कहते हैं। ये दो लफ्ज याद रखिएगा, अम्बरा और प्यूनम्ब्रा। ये आप देखें, ये जमीन के पीछे जहाँ चांद है वहां दो बने हुए हैं, ये एक पोर्शन ये वाला बना हुआ है, ये यहाँ पे हल्का हल्का आपको नजर आ रहा है कि रोशनी कुछ है, और जो बिल्कुल ही पीछे है जमीन के वहां बिल्कुल डार्कनेस है। तो जहां बिल्कुल डार्कनेस है उसको हम कह देते हैं अम्बरा, और जो कंपैरेटिवली कम जहां पे डार्कनेस है उसको हम कह देते हैं प्योनम्बरा। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, आम सी चीज है कि सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ रही है, जमीन पे पड़ के स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड होके जब पीछे जाती है जमीन के पीछे, तो कुछ रोशनी यहाँ यहाँ पे कुछ रोशनी है, जहाँ पे कुछ रोशनी है उस एरिया को हम कह देते हैं प्योनम्बरा। और जहाँ मून बिल्कुल ही जो है जमीन के पीछे और रोशनी वहां पहुंच ही नहीं रही, उसको अम्बरा कह देते हैं। अभी मुश्किल से नाम जो है साइंटिस्ट ने बना दिए, अम्बरा और प्योनम्बरा। ये हो गया जी चांद ग्रहण, चांद को ग्रहण लग गया था। अब आ जाते हैं सोलर इक्लिप्स। लफ्ज से जाहिर हो रहा है सोलर इक्लिप्स, सोलर, सोलर होता है सूरज, सूरज को ग्रहण लगना। अब सूरज को ग्रहण कैसे लगेगा? ठीक है, बेसिकली सूरज ग्रहण उसको कहते हैं कि जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, पिछली वाली तो चांद तक नहीं पहुंच पा रही थी ना, अब जमीन तक नहीं पहुंच पा रही रोशनी। अब ये सूरत हाल कैसे हो सकती है? ये ऐसे हो सकती है कि इस तरह ये चांद घूम रहा था जमीन के गिर्द, ऐसे घूमता घूमता चांद जो है वो बिल्कुल सामने आ गया, जमीन के इधर आ गया, सन की रोशनी को इसने रोक लिया जमीन पे जाने से। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। दरमियान में आ गया तो सूरज हमें जो रोशनी जमीन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही, और जो डार्कनेस हो गई मौसम के अंदर, उसको जो है हम कह देते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, पहले वाले में जमीन आ गई थी चांद और सूरज के दरमियान, इसमें जो है चांद आ गया दरमियान में और सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही, सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही, तो बेसिकली हमें ये लगता है कि सूरज को ग्रहण लग गया है। पिछले वाले में तो लगता है ना चांद को ग्रहण लग गया है, प्रॉपर रोशन नहीं है, इसमें हमें लगता है सूरज को ग्रहण लग गया है, क्योंकि दरमियान में चांद आ गया होता है, हमें सूरज प्रॉपर नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, इसमें भी वही प्योर नंबरा और नंबरा वाला इशू होगा कि ये सन की रेज है, ये देखिए ऐसे कुछ ना कुछ जो जमीन पे पहुंच रही हैं, ठीक है, उसको प्योनम्बरा कह देंगे। और जहाँ चांद है, चांद बेसिकली साइज में छोटा है, तो कुछ एरिया जमीन का ऐसा होता है जहाँ पे वो फुल डार्कनेस कर देता है, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देता। जहां बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देता उसको हम अम्बरा कह देते हैं। ये नीचे देखिए अम्बरा क्या होता है, द शेडो फुली शेडेड कोर, फुली शेडेड कोर के पूरा पूरी डार्कनेस हो गई है। अब ये देखें ये पूरी डार्कनेस कहाँ पे हो गई है, ये वाला जो दरमियान में हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला, इधर फुल डार्कनेस है। ठीक है, ये अम्बरा हो जाएगा, और जहाँ जो हिस्सा जहाँ कम डार्कनेस है, ये वाला हिस्सा, वो प्योर अम्बरा हो जाएगा। कोई इतनी हार्ड साइंस नहीं इसमें। दोबारा इसको देख लेते हैं इस पिक्चर में भी। ठीक है, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या है? सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसा लग रहा है कि सूरज को ग्रहण लग गया। ये कब होता है? ये चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, घूमते घूमते वो जमीन के बिल्कुल उस जगह आ गया कि वो सूरज की रोशनी को रोकने लग गया। उसने जब सूरज की रोशनी रोकी तो जमीन पे दो जगह बनी। एक जगह वो बनी जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं पहुंच रही, जहां बिल्कुल नहीं पहुंच रही उसको अम्बरा, और जहां कुछ कुछ पहुंच रही है उसको प्योनम्बरा कहेंगे। ठीक है, ये देखिए सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स को कंपैरेटिव दिखाया हुआ है, सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स को। ल्यूनर ये वाला जो हमने पहला पढ़ा था पहले नंबर पे, ये वाला, ये ल्यूनर है, ये सूरज है, ये जमीन है, और ये मून है। मून पीछे आ गया जमीन के, चांद को ग्रहण लग गया, तो चांद को हमने क्या कह दिया जी, चांद को ग्रहण लगा, ल्यूनर इक्लिप्स लगा हुआ है। दूसरी पोजीशन ये हो जाती है सोलर इक्लिप्स, वही सूरज, सूरज ने रोशनी देनी थी लेकिन चांद दरमियान में आ गया और जमीन पीछे रह गई। ठीक है, और क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही
जो है वो ज़मीन तक, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि सूरज को ग्रहण था। ठीक है? एक चाँद ग्रहण हो गया, एक सूरज ग्रहण हो गया। अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ज़रा देख लेते हैं। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक हो गया, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। ये देखें जी, ऐसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन आ गई। अब ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं, इसके ऊपर वाली सतह पे रह रहे हैं। उसके ऊपर कुछ तो एनवायरनमेंट होगा। कब हम कहेंगे कि हम खला में आ गए हैं? मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ हम मूव करें, ज़मीन से ऊपर की तरफ, तो कभी तो ऐसा हाँ, हम मौजूद हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ज़मीन के साथ इन टच हैं, वहाँ तक की जो लेयर्स हैं उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये गैसेस का ब्लैंकेट है हमारे इर्द-गिर्द, जिसको हम कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर है हमारा। इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है? इसमें ये देखें, ट्रोपोस्फेयर होता है पहली लेयर, दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर हो जाती है मेसोस्फेयर, फिर आ जाता है थर्मोस्फेयर, और फिर खला के अंदर चले जाते हैं जी, एक्सोस्फेयर। तो ये ज़मीन के ऊपर लेयर्स हो गई, और 1, 2, 3, 4, 5 लेयर हो गई ये। अब हर लेयर के कुछ फंक्शन हैं, इनको क्यों डिवाइड किया हुआ है ये 5 लेयर्स के अंदर? आखिर कुछ ख़ुसूसियात होंगी जिसकी वजह से इनको डिवाइड किया जाता है। पहली लेयर ये देखें, ट्रोपोस्फेयर। अब वो एग्जामिनेशन में इस तरह पूछ लेते हैं हम कौन सी लेयर में रहते हैं। वो कहेगा हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं। जी, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। रहते हम कहाँ पे हैं? रहते हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। ये तकरीबन ज़मीन से ऊपर 12 किलोमीटर तक होती है। ज़िंदगी की आमतौर पे सारी एक्टिविटीज़, हमारी ज़िंदगी तो यहीं पे गुज़र जाती है, इस 12 किलोमीटर के अंदर ही। क्योंकि दुनिया का जो सबसे ऊँचा पहाड़ है, वो माउंट एवरेस्ट है। वो 8,800 समथिंग है, मतलब कि ऑलमोस्ट अगर आप राउंड अप कर लें 9 किलोमीटर है, अगर उसकी चोटी पे भी आप पहुँच जाएँ। 9 किलोमीटर, दुनिया की जो सबसे ऊँची सतह है, वो माउंट एवरेस्ट है, वो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है ज़मीन से ऊपर, ठीक है? और ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर है, जो पहली लेयर है। इस लेयर में जैसे-जैसे ऊपर जाएँ, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। पहाड़ों पे जाएँ थोड़ी ठंड होती है, उससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँ फिर ठंड होती है। लेकिन जैसे ही 12 किलोमीटर से ऊपर आप जाएँगे और ऊपर जाना शुरू हो जाएँगे, तो गर्मी होना शुरू हो जाएगी। सूरज के करीब जा रहे हैं ना आप। तो ये लेयर्स की डिफरेंट खसूसियात हैं, जिसकी वजह से इन पाँचों लेयर्स को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि ट्रोपोस्फियर अलग है, स्ट्रेटो अलग है, मीसो अलग है, थर्मो अलग है और एक्सोस्फियर अलग है। ट्रोपोस्फियर ज़मीन से लेके 12 किलोमीटर तक है ऊपर, और इसमें जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, मौसम ठंडा होता जाता है। और भी कुछ प्रेशर वगैरह जो है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, बाकी चीज़ों की भी चेंजेज़ आती जाती हैं। बेसिकली आपको ये नाम पता होने चाहिए ये पाँचों के, कि ज़मीन की एक तो 5 लेयर्स होती हैं, सिंपल। हम किस लेयर में रहते हैं? हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, पहली लेयर में। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं? वो दूसरी लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। इसके अलावा ऊपर मीज़ोस्फीयर आ जाती है, थर्मोस्फीयर आ जाती है, और यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं आयोनोस्फीयर। वो उसके बारे में थोड़ा-सा वो अहम है, आयोनोस्फीयर, ठीक है? बाकी आयोनोस्फीयर में एक फिनोमिना होता है, वहाँ पे आयन्स आपस में जो हैं वो टकराते हैं, तो कुछ ना रोशनियाँ सी बनती हैं, खूबसूरत। ऑरिरा बोरेलिस उस फिनोमिना को कहते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ, जो ये अहम है, ये अक्सर मतलब आ जाता है। वो पूछ लेते हैं ऑरिरा बोरायरस कहाँ पे होता है? ओरियोरा बोरेलिस। ये जी आयोनोस्फीयर में होता है। ये एक्सोस्फीयर से नीचे एक लेयर होती है। यहाँ पे डिफरेंट आयन्स वगैरह और जो ऊपर से रेज़ आ रही हैं सूरज की,
उनका कोई आपस में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बड़ी ब्यूटीफुल लाइट सी बनती हैं। ये आप इंटरनेट पे देखिएगा, ये अलाजा लिख के ना, ओरीरा बोरियालिस और ओरीरा ऑस्ट्रियालिस। ये जमीन है ना, इसके एक पोल पे, ये ऐसे जमीन है, इस पोल पे जो हो रहा होगा उसको कहेंगे बोरियलस, इस पोल पे जो हो रहा होगा उसको ऑस्ट्रेलियस कहेंगे। नीचे वाले को ऑस्ट्रेलियस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट मौजूद है, इसलिए इसको बोरीरा ऑस्ट्रेलियस कह देते हैं। ऊपर वाले को बोरीरा बोरियलस कह देते हैं। तो ये आप देखिएगा नेट के ऊपर, ये बड़ा खूबसूरत फिनोमिना है, लाइटनिंग सी होती है, बड़ी प्यारी। तो ये आयोनोस्फीयर लेयर के अंदर होती है, एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की एक लेयर है आयोनोस्फेयर, वहां पे आयंस का रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में ये बड़ी खूबसूरत चमकीली रंग की रोशनियां, जैसे ये अनार वगैरह नहीं चलाते शादियों में, तो ऊपर जाके वो रंग बिरंगी सी रोशनियां करता है, तो वो नेचुरली हैपन हो रहा होता है। ठीक है। अब इनके अंदर आप ये, इनकी एक तो ये लेंथ, सॉरी, लेंथ याद रख लें। जैसे ये आ गया पहला, ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फियर 80 किलोमीटर तक, थर्मोस्फियर 320 किलोमीटर तक, और ये बार फिर जो है एक्सोस्फियर खला आ जाएगी, यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह नहीं होगी, आप खला के अंदर बाहर निकल जाएंगे। ये था जी आज का लेक्चर। हाँ जी, लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। और चांद से कितने टाइम में पहुंचती है? चांद से भी तो पहुंचती होगी कोई लाइट जमीन पे, उसका क्या टाइम होता है? आई थिंक 1 मिनट 3 सेकंड होता है। इसको दोबारा मतलब देख लीजिएगा कि क्या वाकई इतना होता है। 1 मिनट 3 सेकंड, जो आ, हाँ 1.3 सेकंड। और वैसे नेट पे ये सर्च भी कीजिएगा, ओरीरा बोरियालस, ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, उसको देख लीजिएगा, ओरीरा बोरियालस और ओरीरा ऑस्ट्रियालियस। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। कल से हम डिफरेंट साइंसेस को डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंसेज, और उनकी बेसिक को सिर्फ देखेंगे जो आमतौर पे पेपर्स में एवरीडे साइंस के अंदर आ जाती हैं, कि जिंदगी में रोजमर्रा में साइंस क्या किरदार अदा कर रही है, जिसका पीपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट चीजें कैसे फंक्शन कर रही हैं। ठीक है। तो मुसद्दिक क्या कहते हैं, स्काई इज बेसिकली ब्लैक, sun consists of 7 lights of different wavelength, lighter wavelength react with molecules and sky become blue। ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि स्काई बेसिकली जो है वो अपना ब्लैक है, और सूरज की जो रोशनी है वो 7 तरह की रोशनी है उसकी, सातों जो रोशनियां आ रही हैं उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है। और ये वेवलेंथ जब रिएक्ट करती है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमें जो जमीन से स्काई नजर आती है वो ब्लू नजर आती है। एक फिनोमिना ये भी था कि इसलिए नजर आती है कि जमीन पे 70% पानी है, वो अक्स पड़ता है, और स्काई हमें इसलिए ब्लू नजर आती है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक ठीक कह रहे हैं कि स्काई, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है, अच्छा ये एमसीक्यू भी आ जाता है, सन की कितनी मुश्तमिल होती है, हालांकि आसान सा है, लेकिन वो पूछ लेते हैं, 7 पे मुश्तमिल होती है, और वो वेवलेंथ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है तो हमें ब्लू कलर की स्काई नजर आती है। हो सकता है किसी और सितारे पे जाएं तो इस तरह हमें नजर ना आए, या चांद से अगर देखें तो उस तरह ना नजर आए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, या कोई बात शेयर करनी हो आपने, वो भी कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई बात नहीं है करने की, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो फिर अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो है वो फिर कल मिलते हैं।
हाँ व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज का कर लें डिस्कस आपसे। वो तो आप जब आज अच्छी डिस्कशन की हुई थी आप लोगों ने, इस तरह हेल्दी डिस्कशन करते रहिए। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।